सतह रसायन। सतह रसायन में हम देखेंगे, हमारे पास ये नया चैप्टर है सतह रसायन, ठीक है। और इसमें सतह रसायन में हम क्या देखेंगे, ये देखेंगे सतही घटनाओं का अध्ययन। सतह रसायन में क्या करते हैं हम, सतही घटनाओं का अध्ययन, अर्थात वे घटनाएं जो काय पर होती है, किसी वस्तु की सरफेस पर होती है। अब कौन सी घटनाएं जो सरफेस पर होती है, पहली हमारे पास जैसे हमने बोला नंबर 1 जो हमें स्टडी करनी है वो हमारे पास है अवशोषण। अवशोषण, ठीक है। दूसरी जो है वो है अधिशोषण। पहली अवशोषण, दूसरी क्या है, अधिशोषण। अवशोषण में अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए मैंने स्पंज को पानी के अंदर डुबोया, तो पानी के मॉलिक्यूल स्पंज के अंदर क्या हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। तो जब विलायक के मॉलिक्यूल किसी पदार्थ के अंदर प्रवेश कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, अवशोषण, ठीक है। पर अगर जैसे मान लीजिए मैंने कोई ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है ना, ठोस पदार्थ, इसको पानी के अंदर डुबोया, तो पानी के मॉलिक्यूल अगर इसकी सतह से चिपक जाए, काय से चिपक जाए, सतह से चिपक जाए, अंदर नहीं जाए, ठीक है, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, अधिशोषण, ठीक है। अधिशोषण होने का कारण क्या है, तो अधिशोषण होने का कारण केवल इतना ही है, हम ये कहते हैं कि ठोसों की कुछ संयोजकताएं जो रहती हैं फ्री रहती हैं, उन संयोजकताओं को संतुष्ट करने के लिए गैस के मॉलिक्यूल या पानी के मॉलिक्यूल उनकी सतह पर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, अधिशोषण। तो पहली बात, अधिशोषण में जो भी अणु है वो क्या होंगे, सतह पर चिपक जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे। अधिशोषण को इंग्लिश में कहा जाता है एडसॉर्प्शन। क्या कहा जाता है, एडसॉर्प्शन, जबकि ये क्या कहलाता है, एब्सॉर्प्शन। अब आगे की बात करें तो हमने बोला तीसरी बात जो है हमारे पास वो है अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण के प्रकार, अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण के प्रकार में क्या है भाई, सबसे पहली बात मैंने बोला हमारे पास पहला अधिशोषण है जो 3.1, वो है भौतिक अधिशोषण। क्या है, भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण में क्या है हमारे पास, मैंने बोला जैसे मान लीजिए ये ठोस सतह है ना, ठीक है, या जो पदार्थ चिपकता है, जैसे मान लीजिए पानी के मॉलिक्यूल या किसी गैस के मॉलिक्यूल है, तो ये क्या कहलाता है, अधिशोष्य। क्या कहलाता है, अधिशोष्य, अधिशोष्य। और जिससे ये चिपकता है ये क्या कहलाता है, अधिशोषक, अधिशोषक। तो यदि अधिशोष्य पदार्थ अधिशोषक से दुर्बल वॉन डेर वाल बंधों से जुड़ा है, दुर्बल वॉन डेर वाल बंधों से जुड़ा है, दुर्बल वॉन डेर वाल बंधों से जुड़ा है, तो वो क्या कहलाएगा, भौतिक अधिशोषण। ये बल क्या होता है, कमजोर बल होता है, ठीक है। लेकिन इसके विपरीत हमारे पास दूसरी जो बात है वो हमने कहा वो क्या है भाई, हमारे पास वो है रासायनिक अधिशोषण। क्या है, रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण की बात करें तो मैंने बोला रासायनिक अधिशोषण में क्या है हमारे पास, जैसे मैंने बोला ये एक ठोस सतह है, ये एक ठोस सतह है, ठीक है, इस पर अधिशोषित के मॉलिक्यूल, ठीक है, जो है काय से जुड़े हैं, प्रबल रासायनिक बंध से। काय से जुड़े, प्रबल रासायनिक बंध से। तो ये अधिशोषण क्या कहलाएगा हमारे पास, इसको हम बोलेंगे ये कहलाएगा रासायनिक अधिशोषण, ठीक है। फिर मैंने बोला तीसरी बात जो है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास धनात्मक अधिशोषण। क्या है, धनात्मक अधिशोषण, धनात्मक अधिशोषण। मैंने बोला ये एक अधिशोषक है ना, ये जो क्या है ये अधिशोषक है, ठीक है। और इसके ऊपर अगर मान लीजिए हमारे पास अधिशोषक की सांद्रता, ये क्या है, अधिशोषक, ठीक है, ब्लॉक क्या है, अधिशोषक, और ये जो पानी के अंदर ये क्या है, अधिशोष्य। अगर
हमारे पास अधिशोषक की सांद्रता ज्यादा है अधिशोषक के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो क्या कहलाएगा, धनात्मक अधिशोषक। ठीक है, तो अधिशोष्य पदार्थ की सांद्रता अधिशोषक की सतह पर अधिक होना क्या कहलाएगा, धनात्मक अधिशोषक। 3.4 जो बात आती है वो आती है हमारे पास क्या, ऋणात्मक अधिशोषण। ऋणात्मक अधिशोषण, ऋणात्मक अधिशोषण, ऋणात्मक अधिशोषण। इसके विपरीत, धनात्मक के विपरीत, यानी क्या है हमारे पास, ये एक पदार्थ है, ऋणात्मक के विपरीत की अगर हम बात करें तो मैंने बोला ये एक हमारे पास क्या अधिशोषक सतह है। ठीक है, इस पर अधिशोष्य की सांद्रता क्या है, कम है ना, अधिशोष्य ठीक है, और अधिशोषक, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये सांद्रता क्या है, कम है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या कहलाएगा हमारे पास, ऋणात्मक अधिशोषण। ठीक है, अब एक बात और आती है हमारे पास अगली, कि अगर मान लीजिए हमारे पास हम जो है 3.5 आगे की बात करेंगे, हमारे पास मैंने बोला मान लीजिए हमारे पास जो है रसायन पार्ट 1 ठीक है, भाग 1। ठीक है, तीसरी बात जो आती है, आगे की जो बात होती है हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं, कि मैंने ये बोला मान लीजिए हमारे पास जो है वो आता है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं, वो कहलाता है विशोषण। ठीक है, या हमारे पास उसको हम क्या बोलते हैं, वो कहलाता है डिसॉर्प्शन। ठीक है, और अगर हम डिसॉर्प्शन की बात करें तो मैंने बोला ये एक हमारे पास सतह है अधिशोष्य। ठीक है, ये क्या है, अधिशोषक, नॉट शोष्य, अधिशोषक, और ये क्या है, अधिशोष्य। ठीक है, ये क्या है, अधिशोष्य, अगर आप इसको अधिशोष्य को अलग कर लेते हैं, अधिशोष्य को क्या करते हैं आप, अलग कर लेते हैं किसी रासायनिक विधि द्वारा, है ना, काय से अधिशोषक से, तो वो क्या कहलाता है, विशोषण। ठीक है, तो ये बात हुई विशोषण की। और एक और प्रक्रम है मेरे पास, है ना, 4-5, जिसको हम बोलते हैं जॉर्प्शन। अब मेरे को उसका नाम इंग्लिश हिंदी नाम ध्यान नहीं आ रहा, आएगा अभी बता दूंगा। जॉर्प्शन, तो जॉर्प्शन में हम क्या करते हैं भाई, जॉर्प्शन में हम बोलते हैं कि वह घटना जिसमें अधिशोषण, वह घटना जिसमें अधिशोषण तथा, वह घटना जिसमें अधिशोषण तथा ठीक है, अवशोषण दोनों एक साथ होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, अवशोषण एक साथ होता है, वो क्या कहलाता है हमारे पास, जॉर्प्शन। ठीक है, तो एक बात तो ये हुई जॉर्प्शन की। ठीक, आगे आपको बताता हूँ मैं। ठोसों पर अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है अधिशोषक की प्रकृति। अधिशोषक की प्रकृति को हमें देखना है, जिससे जो आसानी से द्रवित होने वाली गैसें हैं, आसानी से द्रवित होने वाली गैसें, ठीक है, आसानी से द्रवित होने वाली गैसें कौन कौन सी है भाई, तो ये हमारे पास है जैसे अमोनिया, ठीक है, CO2, ये अधिक तेजी से अधिशोषित होती है किसकी तुलना में, जैसे हाइड्रोजन,
ऑक्सीजन और अन्य गैसों के प्रभाव जो तात्विक गैस है। तो अधिशोषित की प्रकृति में हमें बताना है कि जो आसानी से द्रवित होने वाली गैसें हैं वो जल्दी अधिशोषित होती है किसकी तुलना में, जो गैसें तात्विक है, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा प्रभाव जो हम देखेंगे वो जो है हमारे पास दूसरा प्रभाव की अगर हम बात करें तो वो है दाब का प्रभाव। दूसरा प्रभाव की अगर हम बात करें तो वो है दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, दाब बढ़ाने पर अधिशोषण का मान बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर अधिशोषण का मान बढ़ता है। जैसे अगर हमने बोला हमने एक ग्राफ प्लॉट किया, x/m, ठीक है, x/m और काय के बीच में p के बीच में। x क्या है हमारे पास, तो मैंने बोला x जो है हमारे पास क्या है, वो है अधिशोषक की मात्रा। x क्या है, अधिशोषक की मात्रा, सॉरी s क्या है, x क्या है, अधिशोष्य की मात्रा, ठीक है। और m क्या है हमारे पास, अधिशोषण की मात्रा का द्रव्यमान, अधिशोषण का द्रव्यमान, मात्रा के लिए इसको भी आप द्रव्यमान कर लें। अधिशोषक का द्रव्यमान और n क्या, अधिशोषण का द्रव्यमान, अधिशोषक का द्रव्यमान, ठीक है। और p के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया, तो ये देखा हमने, ये ग्राफ हमें क्या मिलता है, सीधा मिलता है। और एक सीमा रेखा पर जाने के बाद ये क्या हो जाता है, एक प्रेशर पर जाकर ये क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। एक प्रेशर पर जाकर ये क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। अब मैंने बोला कि इस प्रेशर को मैं कहता हूँ, ये प्रेशर कहलाता है पीएस। पीएस का मतलब क्या है, सैचुरेशन प्रेशर। पीएस का मतलब क्या है, सैचुरेशन प्रेशर, ठीक है ना। तो अगर हम XYM यानी अधिशोषित का द्रव्यमान और XYM अधिशोषित का द्रव्यमान और P के बीच में ग्राफ खींचते हैं, तो ग्राफ पहले हमें एक सरल रेखा मिलती है, स्ट्रेट लाइन मिलती है, बाद में जाके ये सीधी हो जाती है। और जिस दाब पर ये सीधी होती है वो क्या कहलाता है, सैचुरेशन प्रेशर या संतृप्तता दाब। क्या कहलाता है, संतृप्तता दाब, ठीक है। तो ये बात थी दाब के प्रभाव के लिए, है ना। फिर हमने ये बोला कि दाब बढ़ाने पर अधिशोषण जो है बढ़ता है। फ्रॉनलिच एक साइंटिस्ट है, फ्रॉनलिच एक साइंटिस्ट है। फ्रॉनलिच एक साइंटिस्ट था जिसने दाब के प्रभाव का अध्ययन किया। फ्रॉनलिच, अगर आप हिंदी में नहीं बोल पाते तो उसको इंग्लिश में ध्यान रखें, FREUNDLICH, फ्रॉनलिच। फ्रॉनलिच ने अधिशोषण पर दाब के प्रभाव का अध्ययन किया और क्या दिए, फ्रॉनलिच अधिशोषण समतापी वक्र। क्या दिए, फ्रॉनलिच अधिशोषण समतापी वक्र। फ्रॉनलिच ने जो है क्या किया, उसने 3 चीजों पर स्टडी की। एक निम्न दाब पर, और दूसरी बात उसने क्या बोला, दूसरी बात उसने बोला उच्च दाब पर। ठीक है, निम्न दाब पर उसने बोला XYM जो है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काय के पी के, ठीक है। और ये समीकरण क्या है, x/m = k, एक कांस्टेंट लगा दिया, ठीक। उच्च दाब की बात की तो उसने बोला x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P0, ठीक है। फिर उसने बोला x/m = k P0,
अब बात आई मध्यवर्ती रेंज के लिए, काय के लिए, मध्यवर्ती रेंज के लिए, इंटरमीडिएट प्रेशर के लिए, ठीक है, मध्यवर्ती दाब के लिए, ठीक है। मध्यवर्ती दाब के लिए इसने क्या बोला कि x/m जो है हमारे पास मध्यवर्ती दाब के लिए हम लिख सकते हैं x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p to the power 1/m, या x/m is equal to k p to the power n, ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा है तो ये कांस्टेंट लगा दिया। दाब के बीच के मानों के लिए p पर घात का मान 1 से 0 के मध्य होता है, ठीक है ना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, दाब के बीच के मानों के लिए p पर घात का मान 1 से 0 के बीच होता है, ठीक है। अब ये समीकरण इसको हम 1 मान लें, ठीक है। ये समीकरण दूसरा हो गया, इसको हमने बोला कि ये हमारे पास क्या है, समीकरण 3 है। ये जो समीकरण 3 आपको मिला, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रॉन्डलिच का अधिशोषण समतापी व्यंजक। ये क्या कहलाएगा, फ्रॉन्डलिच का समीकरण 3 को फ्रॉन्डलिच का अधिशोषण समतापी व्यंजक कहते हैं। अधिशोषण समतापी व्यंजक कहते हैं, या व्यंजक है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि फ्रॉन्डलिच अधिशोषण क्या होता है ना। फ्रॉन्डलिच एक साइंटिस्ट था जिसने हमारे पास अधिशोषण को स्टडी किया निम्न दाब पर, उच्च दाब पर और मध्यवर्ती दाब पर। निम्न दाब पर उसने पाया x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p के, उच्च दाब पर उसने पाया कि x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि p नॉट के। मध्यवर्ती रेंज है ना, मध्यवर्ती रेंज मतलब छोटा मान है ना, जो काय के बीच में होता है, 1 से 20 के बीच में होता है, ठीक है। उसके लिए उसने बोला x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p टू द पावर 1/n, या x/m ये साइन हटा के k टू द पावर 1/n, ठीक है। इस समीकरण 3 को हम क्या कहते हैं, फ्रॉन्डलिच का अधिशोषण समतापी व्यंजक, ठीक। यहाँ तक इसको स्टडी कीजिए। कोई भी आपको अगर डाउट होता है तो आप मेरे मोबाइल नंबर, मेरी क्वायरी पर पूछ सकते हैं 9893186602। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जो भी डाउट है वो मेरे से इस नंबर पर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कुसुम कर लो काम।